आज के इस क्लास में हम बात करेंगे फ्रेमिंग की। फ्रेमिंग के लिए आप ये समझ ले 5 गोल्डन रूल्स हैं और ये 5 गोल्डन रूल्स इसी आधार पर बनाए गए हैं कि जब हम शूटिंग करने के लिए जाते हैं तो हमारे सामने कैसी कैसी चुनौतियां सामने आती हैं। सबसे अहम बात ये जानना है कि अपने कैमरे की ऊंचाई हम क्या रखें। फ्रेमिंग के लिए जब हम कैमरे को ट्राइपॉड पर रखते हैं, उसको सेट करते हैं या फिर हैंडहेल्ड शूटिंग करते हैं, तो ऐसे में उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। अक्सर ये समस्या लोगों के सामने आती है। अब आप ये समझ लीजिए कि कैमरे की ऊंचाई के मुताबिक ही जैसे आप शूटिंग करते हैं तो पात्र का मूड बदल जाता है और जो कैरेक्टर हमारा होता है किस फॉर्म में उसको दिखाना चाहते हैं, उसको कमज़ोर दिखाना चाहते हैं, उसको डिप्रेस दिखाना चाहते हैं, उसको घमंडी या दम्भी इंसान के तौर पे दिखाना चाहते हैं, कैमरे की ऊंचाई से भी वो इफेक्ट्स हम पैदा कर सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके की बात मैं आपसे कर रहा हूं या न्यूट्रल मूड का कोई वीडियो आप शूट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ये होगा कि आप कैमरे की ऊंचाई आई लेवल पे रखें। तो ये कुछ इस तरीके का वीडियो सामने आता है, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में मैं आपको बताता हूं। अगर आप कैमरे को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और कैरेक्टर आपका नीचे की तरफ है तो ये देखिए उसका इफेक्ट कैसा होता है। उसी तरीके से अगर आप कैमरे की पोजीशन नीचे की तरफ से रखते हैं तो देखिए ये कैसा इफेक्ट आता है। इसमें ऐसा लगता है इसमें लार्जर देन लाइफ इमेज बनती है। आपने देखा होगा कई फिल्मों में हीरो को इस तरीके से फिल्माया जाता है, या फिर कई बार ये भी होता है कि जब फिल्म का विलेन जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, अपनी ताकत दिखाना चाहता है, वहाँ भी कैमरे को लो एंगल से शूट करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं। आपने वीडियो के जरिए देखा कि किस तरीके का प्रभाव कैमरे की पोजिशनिंग से उत्पन्न की जा सकती है। तो आप अपने मतलब के लिए सबसे पहले जो शुरुआत करें उसमें कैमरे की ऊंचाई आई लेवल पर रखें। रूल ऑफ थर्ड्स आपको ये निर्णय लेने में मदद करता है कि फ्रेम के अंदर अपने पात्रों को हम कहाँ रखें, किस प्रकार से रखें। उसी प्रकार से जब आप देखेंगे, आप न्यूज़ देखते ही होंगे प्रतिदिन, उसमें भी आप देखेंगे जब ये रूल ऑफ थर्ड्स मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि उसी नियम के तहत उसमें भी न्यूज़ एंकर्स को या उसमें बैठने वाले गेस्ट को रखा जाता है। अब रूल ऑफ थर्ड्स में होता क्या है? रूल ऑफ थर्ड्स के मुताबिक पूरे फ्रेम को हॉरिजेंटली 3 भागों में और वर्टिकली भी 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। अब ये जो बांटने की प्रक्रिया है ये एक इमेजिनरी लाइंस है जिसको शूटिंग करते वक्त आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अब जब से डिजिटल कैमरे आ गए हैं और अगर आप मोबाइल पर शूट कर रहे हैं तो इसमें ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल डिविजन्स भी आप खुद ब खुद कर सकते हैं। ये पहले से सेटिंग्स इसमें दी हुई होती हैं। अब जहाँ जहाँ लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं वहाँ अगर आप उस लाइन पर अगर आप अपने कैरेक्टर्स को रखते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ये रही बात रूल ऑफ थर्ड्स की, अगर आप इंटरसेक्शंस के ऊपर कैरेक्टर्स को रखते हैं। लेकिन अगर आप बीच वाले सेगमेंट में भी अगर किसी कैरेक्टर को रखते हैं तो फ्रेम बहुत ही बैलेंस होता है, और खासकर वैसी परिस्थिति में जब उस कैरेक्टर को सीधे सीधे दर्शकों से बात करना है तो ये बीच वाली पोजीशन काफ़ी अहम हो जाती है। मैं आपको एक फिल्म का टुकड़ा भी दिखाऊंगा और उसमें यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से हीरो हीरोइन को रखा गया है, या हीरो या हीरोइन किसी दूसरे कैरेक्टर से बात करते हैं तो वहाँ पर वो किस तरीके से खड़े होते हैं, कैमरा का एंगल क्या होता है और उसमें रूल ऑफ थर्ड्स का पालन कैसे किया जाता है। देखिए इस फ्रेम में मैंने लाइनें बना दी, आप खुद ही देख लीजिए किस तरह से रूल ऑफ थर्ड का इस सीन में पालन किया गया है। तो आप भी फिल्में देखिए और पता कीजिए कहाँ कहाँ इनका पालन हुआ है और कहाँ डायरेक्टर ने इस नियम को तोड़कर सीन को फिल्माया है। सबसे पहले इस फिल्म में ट्रेन स्टेशन पर आती है। इंजन देखिए कहाँ रुक रहा है, इंजन के रुकने की जगह भी रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो कर रही है। हीरो ट्रेन के डिब्बे में चढ़ता है, यहां देखिए रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड्स का मतलब यहां क्या है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, वो बिल्कुल बीच वाले सेगमेंट में आपका हीरो दिख रहा है, फ्रेम बिल्कुल बैलेंस है। उसके बाद टीटी हीरो को ट्रेन से बिना टिकट होने की वजह से उतार देता है। यहां भी देखिए दोनों बात कर रहे हैं और दोनों की पोजीशनिंग भी रूल ऑफ थर्ड्स के मुताबिक है। उसी ट्रेन से हीरोइन भी पानी ढूंढते हुए उतरती है और देखिए पहले जब वो दिखती है तो यहां भी रूल ऑफ थर्ड्स, यानी वो जगह जहां दर्शकों की निगाह सबसे पहले फ्रेम पर जाती है। आगे जरूरत के मुताबिक कैमरे की प्लेसमेंट बदलती रहती है, हीरो हीरोइन का सामना होता है और यहां भी रूल ऑफ थर्ड्स का ही इस्तेमाल होता है। यह दृश्य कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं और इसमें वो लाइंस भी इसके ऊपर मैं दे रहा हूं जिससे आप समझ जाएंगे रूल ऑफ थर्ड्स की इंपॉर्टेंस। यही नहीं, राजा रवि वर्मा भारत के बहुत बड़े चित्रकार रहे हैं। इनकी जो पेंटिंग्स हैं सारी दुनिया में मशहूर हैं।
आप भी देखिए इन्होंने कैसे रूल ऑफ थर्ड्स का इस्तेमाल किया है, और आप इसके बारे में विचार करते रहें कि जब आप शूट के लिए जाएंगे तो आप इस रूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जो दूसरी चुनौती सामने आती है वो आती है जब आप किसी पात्र को शूट कर रहे हैं अपनी कहानी के मुताबिक, और वो फ्रेम के भीतर ही किसी से बात नहीं कर रहा हो, तो फिर उसको किस तरफ देखना चाहिए। अगर वो सीधे कैमरे में देखकर बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे वो मुखातिब है अपने दर्शकों से। अमूमन जो एस्टैब्लिश्ड एक नॉर्म है इसमें, जो इसके पीछे का जो कायदा है वो ये है कि अगर आप अपने उदाहरण के तौर पर आप अपने कैरेक्टर को फ्रेम में बाईं तरफ रखते हैं तो वो सामने की तरफ फ्रेम के बाहर देखता है, तो ऐसा लगता है कि सामने कोई दृश्य है, सामने कोई व्यक्ति है जिसको देखकर वो बात कर रहा है। तो दर्शक के मन में हमेशा एक बात रहती है कि शायद किसी उसमें से किसी पात्र की एंट्री होने वाली है, किसी कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है, या इस फ्रेम के बाहर कोई ऐसी जगह है जहां अगले जब ये हमारा कैरेक्टर बात करेगा या मूव करेगा तो उस तरफ जाएगा। फ्रेमिंग का चौथा रूल, यानी वो चौथी बात जिसका हमें खास ध्यान रखना है, वो है हेडरूम। हेडरूम मतलब फ्रेम के भीतर कैरेक्टर के सिर के ऊपर की जो जगह होती है उसको कहते हैं हेडरूम। अगर ये हेडरूम बहुत ही कम है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा कैरेक्टर क्रस्ट है, वो दबा जा रहा है फ्रेम के भीतर, और ये दर्शकों पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ता है, बल्कि इसका इफेक्ट निगेटिव ही होता है। उसी तरीके से अगर आप सिर के ऊपर और फ्रेम के बीच में बहुत सारी जगह छोड़ देते हैं तो कैरेक्टर कुछ नीचे चला जाता है, वो आधे फ्रेम में दिखता है। और ये देखिए उसके कुछ उदाहरण, और ये बहुत ही बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि इस फ्रेम में किसी आप छोटे कद के नाटे कद के व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी एक नियम है जिसका ध्यान हमको रखना चाहिए। इसको कहते हैं रूल ऑफ हेडरूम। अब यहाँ से चलेंगे हम पांचवी बात की तरफ, जिसका शूट करते वक्त हमें फ्रेमिंग करते वक्त ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो पांचवा नियम है उसको रूल ऑफ 180 डिग्री बोलते हैं। इसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें एक बहुत गड़बड़ी ऐसी होती है जिसमें अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं, एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है, इमेजिनरी एक्सिस होती है। अगर कैमरा उसके दाएं तरफ या बाईं तरफ लेकर आप चलते हैं तो पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। एक बार आपका जो कैरेक्टर है वो कैमरे से बाईं तरफ देखता हुआ प्रतीत होता है, और दूसरी बार वो दाईं तरफ देखता हुआ प्रतीत होता है। मतलब जो दर्शक है आपका वो ये नहीं समझ पाता कि आपका कैरेक्टर दरअसल बात किससे कर रहा है। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक ग्राफ के जरिए समझिए आपको किस तरीके से कैमरे की प्लेसमेंट करनी होती है, और इस रूल ऑफ 180 डिग्री का ख्याल रखना पड़ता है। पेपर पर समझने की कोशिश करें तो ये ज़रा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप कैमरा रखेंगे तो ये बिल्कुल आसान है। पेपर पर ये कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए, अगर दो कैरेक्टर आमने सामने हों तो इनके बीच से एक इमेजिनरी यानी काल्पनिक लाइन जाती है। सीन के प्रत्येक शॉट के लिए कैमरा इस लाइन के एक ही तरफ होगा। जब बीच वाली पोजीशन पर कैमरा आप रखते हैं तो दोनों ही कैरेक्टर एक बार में एक साथ नजर आते हैं, जो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यह कुछ इस तरीके दिखाई देता है। लेकिन जब आप एक कैरेक्टर का क्लोज शॉट दिखाना चाहते हैं तो इस पोजीशन में आप शूट करें और पूरी बातचीत के लिए कैमरा यहीं रखें, तो फिर क्लोज में यह कैरेक्टर कुछ ऐसे दिखेगा। इसी तरह से आपको दूसरे कैरेक्टर को भी शूट करना है। इससे दर्शकों को यह आभास होता है कि दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे को देखकर बात कर रहे हैं। तो ये रहे फ्रेमिंग के 5 बेसिक फंडे। अगर आप इन फंडों को ध्यान में रखेंगे तो आपकी शूटिंग बहुत ही अच्छी होगी, और जब आप शुरुआत में ही शूट करेंगे, कोई वीडियो बनाएंगे, तो लुक उसका बिल्कुल प्रोफेशनल होगा, और सबसे बड़ी बात वो ग्रामेटिकली कहीं से भी गलत नहीं होगा। तो एक अच्छा प्रभाव दर्शकों के ऊपर रहेगा, और जब आपको पॉजिटिव रिएक्शंस मिलेंगे दर्शकों के, तो आप उसके बाद इन नियमों को, इन कायदे कानूनों को तोड़ना शुरू करेंगे और कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गई बात फ्रेमिंग की। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो एडिटिंग और अपलोडिंग की बात भी सीखेंगे। लेकिन एक और बात जो हमने आपको बतानी चाहिए और आपको बताऊंगा भी मैं, वो है क्रोमा टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं, यानी जो ग्रीन बैकग्राउंड इस्तेमाल करते हैं उसको कैसे हटाते हैं और उसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे इस वक्त भी मैं शूटिंग कर रहा हूँ एक ग्रीन बैकग्राउंड के सामने, और मनचाहे बैकग्राउंड से मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, आगे चलेंगे क्रोमा तकनीक की तरफ।